तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी डेरिवेशन सीरीज 2024 जिसमें हम लोग हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो एक वन शॉट वीडियो में देखेंगे। जैसा कि ये वीडियो है चैप्टर 1 का, सुनना जरूरी है क्योंकि तुम्हें तब पता चलेगा कि आगे के वीडियो को कैसे देखना है और इसको कैसे यूज करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे डेरिवेशंस चैप्टर 1 के करवाए हैं। डेरिवेशन का नाम आएगा, उसकी स्क्रीन आएगी और वो डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सारे के सारे डेरिवेशंस, अब आपको अलग अलग वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, एक चैप्टर के लिए एक वीडियो देखना है और उस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस हैं वो आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो भाई किसी भी चीज को अगर आसान बनाना है तो बाबा जी की बूटी लेना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। बूटी जोन में अगर अपन को आगे बढ़ना है ना तो पहले पुराने पापों को क्लियर करना पड़ेगा और वो ये कहते हैं कि वेक्टर का मतलब क्या होता है। डरना मत बिल्कुल भी, वेक्टर फॉर्म से या वेक्टर है। इस वीडियो के बाद कुछ मिनट्स के बाद तुम इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को ऐसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले बाबा जी की बूटी में वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताता है हमको? डायरेक्शन बताता है हमको यूनिट वेक्टर। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड के लिए या तो दो वर्टिकल लाइनें बनाओ, मगर अपन आलसी लोग हैं तो अपन चाहें तो ये तीनों लाइनें यहां से हटा दे, सिर्फ ए लिखा होगा तो भी वो भी मैग्नीट्यूड है। और ये ए कैप अगर ऊपर लगा दी, टोपी पहना दी अगर तुमने, तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। इसके बाद अगर यूनिट वेक्टर को देखें तो वो हो जाएगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसीलिए मैंने इसको तुम्हें बता दिया। यहां पर एक चीज और मैं इसमें कोट कर रहा हूं और वो है अपने पास ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर दो वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मतलब है कि इसका हेड इसकी टेल के साथ कनेक्टेड है, तो जो थर्ड साइड होती है, क्लोजिंग साइड होती है, ये इन दोनों का सम होती है, रिजल्टेंट होती है, यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दैट्स इट, हो गई अपनी कहानी खत्म। चलिए बढ़ जाते हैं वेक्टर फॉर्म की तरफ। कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब ये मेरे पास फर्स्ट चार्ज है, ये मेरे पास सेकंड चार्ज है। इस पर जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये हो गया F12। और अगर इसको देखें तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा? F21। सो अगर ये दोनों फोर्सेस मेरे पास अपोजिट हैं, ऑब्वियसली क्योंकि रिपेल हो रहे हैं, मगर मैग्नीट्यूड में सेम है। और कितना है इनका मैग्नीट्यूड? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अब मैं इसको पोजीशन के हिसाब से वेक्टर सब बना रहा हूं। अगर ओरिजिन से ये लाइन ज्वाइन करें इस पॉइंट को तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। इसको अगर यहां से ज्वाइन करें तो ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो पहले वाले का पोजीशन वेक्टर है R1, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर है R2, और ये जो डिस्टेंस है A से लेके B तक की, ये डिस्टेंस तो फिक्स है, R है। मगर अगर आप 1 से लेके 2 जाओगे तो इसको बोलेंगे R12 कैप डायरेक्शन। अगर अपन यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो 2 से 1 जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा R21 कैप। बिल्कुल सिंपल सी बात थी वेक्टर फॉर्म में। अब मैं इसको तुम्हें दिखाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा था वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अगर मुझे इस F12 को लिखना है तो इसकी डायरेक्शन में कौन है? R12 तो इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन में कौन है? R21। इसीलिए यहां पर जब अपन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो F12 हो जाएगा अपने पास F12 का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, और इसकी डायरेक्शन में 1-2 की डायरेक्शन में कौन था? 2-1 था। अगर नहीं है तो देखो यहां पर 1-2 की डायरेक्शन में 2-1 है, और यहां पर 2-1 फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन में कौन है? R12 है, उल्टा, ध्यान से। सो यहां पर अपने पास आ जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 इंटू R21। और मेरे पास जैसे ही मैं इस मैग्नीट्यूड को लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो गया मैग्नीट्यूड। ये आपका काम हो गया खत्म, मार्क्स मिल गए दोस्तों। अब अगर तुमको और थोड़ा डिटेल में लिखना है या ऑप्शंस में 1 2 माइनस माइनस के टर्म्स में दिख रहा है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर दिख रहा है तो अपन लिख सकते हैं। अगर F12 है तो यहां R21 है, और अगर यहां पर इसी तरह से F21 है तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² मैग्नीट्यूड को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 2-1 की डायरेक्शन है अपने पास, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन है? 1-2 है, तो बस मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन।
अब मुझे क्या करना पड़ता है, पेपर में वो क्या करते हैं, माइनस माइनस के टर्म्स में लिखते हैं। तो अगर तुम यहां पर एक ट्राइंगल को देखो, ये ओ ए बी, ये ट्राइंगल दिख गया। अगर ओ ए को देखो तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और ए बी को देखो तो ये इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं ये सेम ऑर्डर में हैं, तो इन दोनों का सम ओ ए प्लस ए बी, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जो क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी ओ बी वेक्टर। तो ये आ गया ओ बी वेक्टर। अब अगर आप ए बी वेक्टर को देखो तो वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी कि R12, क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, R12 विल बी R2 माइनस R1, क्योंकि ओ बी है R2 और ओ ए है R1। इसी तरह से अगर R21 होता, 1 2 था तो 2 माइनस 1, 2 1 होगा तो 1 माइनस 2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कहानी खत्म हो गई दोस्तों। ये आपके पास था F12 वेक्टर। F12 वेक्टर में किसकी वैल्यू रखनी है, R21 की, तो वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो ये हो गया वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और ये जो चीज इसका मैग्नीट्यूड आएगा इस वेक्टर का वो तो r के बराबर आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस के बराबर होता है। सो आपके पास ये आ गया R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन r, और वो r जब यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा r स्क्वायर से r क्यूब, और ये आपके पास आ चुका है अब बेहतरीन वाला फॉर्मूला। ध्यान ये रखना कि अगर ऊपर वेक्टर आएगा तो नीचे क्यूब आएगा। ध्यान ये रखना, ये एमसीक्यूज में बहुत एग्जाम्स में आया है। अगर ऊपर वेक्टर आएगा तो नीचे क्यूब आएगा, और अगर ऊपर कैप आएगा तो नीचे आर स्क्वायर आएगा। ध्यान से, कहानी खत्म हो चुकी है वेक्टर फॉर्म की। इसके बाद अब अपन लोग जब बढ़ते हैं आगे तो न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसमें ना एक मार्क का न्यूमेरिकल सारे एग्जाम्स में आया है, और वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर आपने दो चार्जेस लिए और इनको एयर में रखा हुआ है तो फोर्स कितना आएगा, k q1 q2 by r स्क्वायर 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r स्क्वायर। अगर आपने उन चार्जेस को मीडियम में डाल दिया, इसको अगर आपने मीडियम में डाल दिया तो आपका आंसर आएगा 1/4 pi epsilon naught epsilon r। एप्सिलॉन r क्या होता है, मीडियम की परमिटिविटी। लास्ट वीडियो में पढ़ा है अपन ने, q1 q2 by r स्क्वायर। अब मुझे तो मीडियम का इफेक्ट देखना था, तो मैंने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने यहां डिवाइड किया, ये मीडियम में फोर्स था, ये एयर में फोर्स था, तो मीडियम का फोर्स हो गया ये। और अगर अपन देखें, ये मीडियम का फोर्स एप्सिलॉन r आ रहा है और एयर का फोर्स हो गया ये, दोनों को डिवाइड कर दो। 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट से 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, q1 q2 by r स्क्वायर से q1 q2 by r स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 1/एप्सिलॉन r। Fm अपॉन Fa इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r। सो मीडियम में जो फोर्स आएगा वो एयर के फोर्स का 1/एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मीडियम में जाते ही फोर्स एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं बोलूं दो चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो नया फोर्स क्या होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर कोट कर दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो मैं आंसर में भी आप ये नहीं बोल सकते रिड्यूस हो जाएगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 5 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने नंबर यूज किया। सो मीडियम में आते ही फोर्स k टाइम्स कम हो जाता है, एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाता है। ये दिमाग में बिठा लेना, इफेक्ट ऑफ मीडियम। नाउ लेट्स मूव टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मुझे एक इंसान ने धक्का दिया, मैं इधर गिरा, मुझे एक और इंसान ने उसी डायरेक्शन में धक्का दिया उस पहले वाले के साथ, अब मैं और तेजी से इधर गिरूंगा। मुझे एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, मुझ पे कहीं कोई फोर्स नहीं आने वाला, नेट फोर्स 0, क्योंकि इधर और इधर का रिजल्टेंट सम हो जाएगा। यही तो कर रहे हैं यार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। एक दोस्त ने इधर से मारा, एक दोस्त ने इधर से मारा, अपन कहां जाएंगे, ना इसके पास ना उसके पास, अपन जाएंगे इनके रिजल्टेंट की तरफ। तो बस वही है यहां पर कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हों और वो एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हों, तो इस चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं तो बीच में चला जाऊंगा, आपने बुलाया और मैं आ गया। तो यहां पर भी वही कहानी है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में अपने को फोर्स लगने वाला है, और इन सबके फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर लगेगा। किसी भी चार्ज के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इसके स्टेटमेंट आने के चांसेस बहुत कम हैं, मगर ये पता हो तो फिर न्यूमेरिकल आसानी से हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, समझ गए। अब आते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में।
बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। समझो जरा बात को अच्छे से। अगर आपके पास दो फोर्सेज हैं, ये पुराने पाप हैं तुम्हारे जो अब मैं खोल के क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल सफाई मचा रहा हूं इसकी, तुम्हारे पेट में जो हो गया था ना उस सबको क्लियर कर रहा हूं ताकि बस आज आराम से डाइजेस्ट कर सको सारी चीजों को। तो ये तुम्हारे पास है F1 फोर्स, ये है तुम्हारे पास F2 फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मैंने कहा इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, सो भैया अंडर रूट ए स्क्वायर यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। वेक्टर आते ही ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। और रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा, तो उसका फॉर्मूला है F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। मत ध्यान दो, मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें ये ना लगे कि बाबा जी को आता है कि नहीं आता। चांसेस इसके यूज करने के बहुत कम है, इसीलिए मैं उस तरफ तुम्हें दिमाग पर जोर नहीं डलवा रहा, तुम्हें बस ये जरूर पता रहना चाहिए। और अगर ये दोनों इक्वल फोर्सेज हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा। खत्म। आ जाओ जरा बूटी सेक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि दो फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर वो 0 डिग्री पर हैं तो उस फॉर्मूले में जब रखते हैं तो अपना आंसर आता है 2F, दोनों फोर्सेस के सम के बराबर। अगर आपके पास दो इक्वल फोर्सेस हैं और वो 60 डिग्री पर हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो आता है √3 टाइम्स ऑफ वन फोर्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर आपके पास 90 डिग्री पर हैं तो ये जो रिजल्टेंट निकल कर आता है वो रिजल्टेंट निकल के आता है √2 टाइम्स ऑफ F, मतलब एक फोर्स का √2 टाइम्स। ध्यान से, ये तीनों रिजल्ट काम के हैं। अगर इक्वल फोर्सेज होंगे तभी। ये 5 न्यूटन है, दूसरा भी 5 न्यूटन है, आंसर क्या आएगा 5 + 5 10। ये 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, आंसर आएगा 5√3। ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, आंसर आएगा 5√2। सो अगर दो इक्वल फोर्सेज हैं और 0 डिग्री पर है 2F, 60 डिग्री पर है √3F, 90 डिग्री पर है √2F, काम की बात यहां आई। अगर 120 डिग्री पर हैं तो भैया अगर दो इक्वल फोर्स, ये एंगल है आपका 120 डिग्री, सो इस 120 डिग्री पर हैं तो आंसर आएगा F के बराबर। और अगर वो 180 डिग्री पर हैं, इधर एक F इधर एक F, कहां जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, नेट फोर्स कितना 0। बस ये 0 के, दो 0 के आगे एक 1 लगाना है अपन को एग्जाम में, समझ गए। चलो इसीलिए कंटिन्यू पढ़ते रहे ना। अगर मेरे पास n इक्वल फोर्सेज हैं और वो कितने डिग्री पर है 360/n, मतलब जैसे 2 थे तो n की वैल्यू 2 हो गई, तो 360/2 180 डिग्री। जब दो फोर्स 180 डिग्री पर थे इक्वल तो आंसर क्या आया 0। अगर 3 फोर्स होते और 120 डिग्री पर होते, n की वैल्यू 3 रख दो, 120 पर होते नेट फोर्स कितना आता 0। अगर 4 फोर्स होते 360/4, 90 डिग्री पर 4 फोर्स, एक 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 एक, रिजल्टेंट क्या आएगा 0। 5 फोर्स अगर कितना है 360/5, 72 डिग्री पर होंगे एक दूसरे से, रेगुलर पेंटागन, आंसर 0। सो अगर n इक्वल फोर्सेज हैं और 360/n एंगल पर हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 0 शिफर। चलिए अब तैयार हैं अपन लोग क्वेश्चंस करने के लिए। उठा लेते हैं एक बहुत 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 फेमस क्वेश्चन। ये आपके पास 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं जिन पर चार्जेस हैं Q Q Q Q इक्वल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है A। मैंने आपसे कहा कि इस पर नेट फोर्स निकाल कर लाओ, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन दिस, मुझे इस पर नेट फोर्स चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, निकाल देंगे, उसमें क्या है, कोई अलग दूसरी दुनिया का क्वेश्चन थोड़ी ना है अपने पास। लो ये देखो, सबसे पहले B ने इस पर कितना फोर्स लगाया, तो B ऑब्वियसली रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F1 फोर्स। F1 फोर्स कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, सो K Q अपॉन A स्क्वायर। K क्या है अपने पास 1/4πε0। इसके बाद इस वाले भाई ने कितना फोर्स लगाया, क्यों इसको ले रहा हूं, क्योंकि ये 3 फोर्स लगने वाले हैं, 3 फोर्स तो लगने वाले हैं मगर ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर है ना। बराबर डिस्टेंस पर जब होते हैं और अगर 90 डिग्री पर हों तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, फिर भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है तुमको, बट इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, रिजल्टेंट निकालना आसान होगा। एक एक करके आओगे मारूंगा, अगर एक साथ आओगे पिटूंगा, साउथ इंडियन हीरो वाली कहानी, समझ गए तुम लोग। तो यहां देखो ये वाले इसने कितना फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F2, F2 की वैल्यू क्या होगी K Q अपॉन A स्क्वायर, सो ये आ गया K Q/A स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है और दोनों इक्वल है तो ये आ जाएगा अपने पास F12। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसा ये आ गया F12। कितना आएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला प्लस 2AB cos थीटा, cos 90 0, तो वो चीज तो चली गई। यहां पर जिसको डाउट लग रहा है यहां पर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा भी आएगा, cos 90 क्या हो गया 0, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर यानी √2 F1।
ठीक है, अब आ जाओ जरा किस पर, ये वाले भाई के कारण। इस वाले भाई के कारण कितना फोर्स लगने वाला है, तो सबसे पहले ये देखो, ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी √2a। जैसे ये डिस्टेंस आई √2a, तो ये भाई इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये इससे कहेगा सुन भाई सेंट्रल फोर्स है अपन, तो ऐसे 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 इसी डायरेक्शन में लगा देगा। और कितना लगाएगा, k q अपॉन √2a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास k q अपॉन √2a का होल स्क्वायर। अब ये देखो जो F3 लग रहा है यहां पर, F3 की डायरेक्शन और F12 की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है सेम, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों फोर्सेस का सम, तो आंसर क्या आ गया, F12 प्लस F3 √2 F1 यही वाला प्लस F3, F1 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर था ना F3। अगर यहां याद नहीं आ रहा तो ये देखो √2a का स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया। जैसे यहां रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा आपके पास कितना √2, और यहां क्या बच रहा है आपके पास, यहां आपके पास बच रहा है 1/2। आंसर है √2 प्लस 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम हो गया आपके पास, ये क्वेश्चन खत्म। यार राइम बन गई यार अपनी, तो क्लास है। खैर सो इसीलिए इसको एक बार और देखना आराम से, सुकून से हो जाएगा क्वेश्चन। ट्राइंगल वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, वहां तो और आसान है, 2 ही फोर्स लगेंगे, 60 डिग्री पे लगेंगे। ओके, इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में अपन लोग के पास ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, इनके बीच में आपने एक चार्ज Q को रख दिया। अब आपको इस कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है या शो करना है कि ये जो कैपिटल Q है इसकी वैल्यू होनी चाहिए -Q/4 अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है। तो इक्विलिब्रियम में सिस्टम तब रहता है जब सारे चार्जेस पर जो फोर्स होता है वो 0 होता है। यहां पर ये बीच में बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से ये भी रिपेल करेगा, तो कैपिटल Q को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी वैल्यू कुछ भी कर लो, उसका साइन कुछ भी कर लो, उस पर तो नेट फोर्स 0 है। मगर सिस्टम की बात हो रही है दोस्तों, बीच वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मगर साइड वाले को फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप ये देखो कि इस पर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये स्मॉल q ने इसको रिपेल करके रखा हुआ है, स्मॉल q ने कितना फोर्स लगाया, c वाले पर a के कारण कितना फोर्स लगेगा, k(q²/r², q इंटू q। अब ये अगर q, कैपिटल Q जो है, अगर ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले ने तो इसको रिपेल किया है, अगर इसने इसको अट्रैक्ट नहीं किया बी वाले ने इसको, तो ये कभी भी 0 फोर्स नहीं आएगा और अट्रैक्ट तभी करेगा जब ये नेगेटिव होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। और कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि आधी डिस्टेंस पर है तो जो फोर्स लगने वाला है वो है KQ इंटू Q अपॉन डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर। सो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर ऊपर चला गया 4, K4QQ/r²। अब करना है 0, क्योंकि बात हो रही है इक्विलिब्रियम की। चीजें इक्विलिब्रियम में रहेंगी, कैसे रहेंगी, जब ये F1 जितना फोर्स इस भाई ने इसको लगाया उतना ही अगर ये लगा दे अंदर की तरफ तो हो जाएगा इक्विलिब्रियम, यानी F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। K कैंसिल, r² कैंसिल, एक स्मॉल q भी कैंसिल, कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी Q/4। और माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो माइनस हो, इसीलिए कैपिटल Q इज -Q/4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर डालो। अब आ जाओ नेक्स्ट। हो, ये वो केस है जिसको देख के सबको गड़बड़ लगती है, और पेंडुलम। इससे आसान केस नहीं है, इससे आसान केस नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो कैसे, ये पेंडुलम, 2 पेंडुलम थे या 2 पिथबॉल थी, इन दोनों को चार्ज दिया आपने Q, दोनों का मास था M। आपसे कहा जाएगा कि टेंशन निकाल कर लाओ, आपसे कहा जाएगा थीटा निकाल कर लाओ, आपसे कहा जाएगा कि बताओ भाई यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, कुछ भी चीज मांगी जा सकती है। अगर 2 चीजें ऐसी लटकी थी और उनमें मास था तो ऐसे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो यही तो हुआ इन पेंडुलम के साथ। दोनों पर चार्ज था, ऐसे रिपेल करने लगे, एक टाइम पे आके रुक गए। क्यों रुके, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा था mg और रिपल्शन ऐसे था। मगर जैसे ही ये mg, ये फोर्स इधर देखो, ये सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इधर फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ लग रहा है mg,
लगा कि नहीं? फील आया? हाँ, करके देखना, बहुत मजा आता है। खैर, इसके बाद ये रो जो है अपने पास, ये यहां पर टेंशन आ जाएगी अंदर की तरफ, ये आ जाएगी अंदर की तरफ, क्योंकि टेंशन तो दूर चाहिए और स्ट्रिंग में होती है। तो अब ये तीन फोर्सेस रुक के इसको बैलेंस करके रखे हुए हैं। थीटा वाली साइड पर जैसे आपके पास अगर ये एक फोर्स है तो जिससे ये थीटा एंगल बनाता है, उस साइड आता है कॉस, उसके परपेंडिकुलर आता है साइन। तो यहां पर क्या हुआ, ये टेंशन थी, इधर आ गया टी कॉस थीटा, इधर आ गया टी साइन थीटा। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना ऊपर फोर्स होगा उतना ही नीचे, जितना राइट होगा उतना ही लेफ्ट, यानी F इज इक्वल टू टी साइन थीटा, F इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। हमको क्या चाहिए? थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, टेंशन चाहिए नहीं, उड़ा उसको, उड़ा दिया अपन ने थीटा निकालने के लिए। डिवाइड जैसी करेंगे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg। जैसे ही डिवाइड किया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन mg। मैं आपसे कहूंगा पेंडुलम वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, दिमाग में घुसा लो इसको। टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय mg। एफ क्या है? इनके बीच का फोर्स। सो यहां पर अगर आप देखो फोर्स कितना लगेगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ये ट्राइंगल, ये और ये इक्वल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो भैया अगर ये आपके पास L है और ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी इस ट्राइंगल में? L साइन थीटा। उसी तरह से यहां पर भी ये डिस्टेंस कितनी आएगी? L साइन थीटा। और जिसको दिक्कत आ रही है, ये लो दिक्कत खत्म, ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस को बोल देते हैं अपन x। तो x अपॉन L इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू L साइन थीटा। आ गया आधा डिस्टेंस, ये L साइन थीटा, ये हो गया L साइन थीटा। फोर्स कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। दैट्स इट, कहानी खत्म। इस फोर्स को यहां रख दो, गंदे गंदे कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन दिखने लगेंगे, आंसर दिखने लगेंगे। नहीं भैया मुझे चाहिए अब यहां पे टेंशन। अच्छा, बहुत टेंशन चाहिए, वैसे ही कम दे रखा है क्या CBSE ने? अगर टेंशन चाहिए तो इक्वेशंस तो ये बनी हुई थी, मुझे थीटा नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का उपयोग करना समझा, और यहां पर दोनों का स्क्वायर करके जैसे ही ऐड किया, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, टी स्क्वायर बाहर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बचेगा एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, और जैसे ही टी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे इस पर आ जाएगा रूट। आंसर आ चुका है t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये टेंशन आ गई, इसके आने के चांसेस कम हैं, इसके पहले वाले के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और निकल कर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एक चार्ज मेरे पास रखा हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें लेके चलता हूं डेरिवेशन स्पेशलिस्ट बाबा तुम्हारा बूटी जोन में। तुम्हें बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी अपन से क्या कहती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, F इज इक्वल टू QE, तो E इज इक्वल टू F बाई Q। और अब कुछ मत याद रखना, सिर्फ फोर्स की वैल्यू रख देना। अगर किसी चार्ज को तुमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट पर तुम यहां पर क्या रखने वाले हो? एक Q0 टेस्ट चार्ज। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। इस F की वैल्यू को यहां पर रख दो, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और दैट्स द आंसर। खत्म, फिनिश, ओवर, डन। अब यहां पर आ जाओ जरा जल्दी से। सबसे पहले तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बूटी खत्म। क्या आएगा? डिस्टेंस कितनी है? R। इस x पॉइंट पर चार्ज क्या रखा हुआ है? Q0। तो आपके पास जो यहां पर फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। बूटी ने सारा काम कर दिया। और जैसे ही अपन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर आए तो वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, F अपॉन Q0। तो यहां पर जैसे ही आप इस F की वैल्यू को रखोगे तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर, Q0 से Q0 हो गया कैंसिल। आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। दैट्स इट। E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो बूटी ने अपना काम दिखा दिया। क्या करना है? Q0 चार्ज को रखना है, उस पर फोर्स निकालना है, Q0 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ गया। F is equals to QE, भूलना मत। इसके बाद अपन अगर देखें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद अपन देखें तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उसमें ग्राफ पूछे जाते हैं। अब अगर ग्राफ को देखें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। एक ग्राफ आएगा E और R के बीच बनाओ, तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जी हां, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे R की वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो E की वैल्यू कम होगी, तो ये R की वैल्यू बढ़ रही है तो E की वैल्यू कम होती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एमसीक्यूज में अपन से और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या पूछा जा सकता है? E और 1/r स्क्वायर के बीच में। तो यार देखो, इसको भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके तुम्हारे सामने लिखा है। ये अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब यहां पर अगर आप देखो तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने अलग लिख दिया, 1/r स्क्वायर को अलग लिख दिया। ये कौन से एक्सिस पर है? ये y एक्सिस पर है, और 1/r स्क्वायर को आप पूरे के पूरे को x एक्सिस पर लेकर घूम रहे हो, तो जो भी साथ में होगा आपके वो क्या है? वो है स्लोप। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली स्लोप, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है। अगर Q कांस्टेंट हो गया तो 1/r स्क्वायर x एक्सिस पर, E आप y एक्सिस पर ले रहे हो, तो ये चीज हो गई स्लोप। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज जो है ये x एक्सिस पर है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्लोप ऊपर, नेगेटिव चार्ज है तो स्लोप नीचे। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो अगर मैं बोलता इन दोनों में से किसमें चार्ज बड़ा होगा, तो स्लोप क्या है? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्लोप कम है, दूसरी वाली स्लोप ज्यादा है। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका चार्ज भी ज्यादा। दैट्स इट, कहानी खत्म। तो चलिए बात करते हैं दो अपोजिट एंड इक्वल चीजों की। ये लड़के और लड़कियों की बातें नहीं है, ये चार्जेस की बातें हैं। यहां पर बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस वीडियो से 101% चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पोजीशन एक ही वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल्स को समझना पड़ेगा। डाइपोल अगर अपन देखें तो अपन ने केमिस्ट्री में भी सुना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक्चुअली है क्या? यहां पर अपन ये कहते हैं कि जब अपने पास दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो मगर चार्जेस का जो साइन है, नेचर जो है वो अपोजिट हो और बहुत छोटी डिस्टेंस पर रखा हो, तो वो बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन ये उठता है कि ये बनता कैसे है? क्वेश्चन का आंसर यहां पर है, वो जो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना तुमने, चोट्टा बॉन्ड पढ़ा है, सुना है? नहीं, मैं बताता हूं। ऐसे HCl की बात करते हैं, क्लोरीन बोलता है भाई हाइड्रोजन से आजा अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन कहता है ओके भाई मेरे भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन कहता है मेरे 8 हो जाएंगे। पहले तो बहुत प्यार से बॉन्ड बनवा लेता है, उसके बाद बोलता है मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुझसे ज्यादा है, चल इलेक्ट्रॉन के पेयर इधर सरका। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेचारे थोड़े से पेयर इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इस पे स्लाइटली नेगेटिव आ जाता है, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। दोनों के बीच की डिस्टेंस है बहुत कम, दोनों पर जो चार्ज है एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है। क्या बनाएगा ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। जब अपन एटम की बातें करते हैं तो सेंटर में बैठा हुआ है अपने पास न्यूक्लियस, जहां पर है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका भी जो मास निकल के आता है, जो टोटल, वो सेंटर पे निकल के आता है। मगर जब फील्ड लगाते हैं तो ये दोनों थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आया कि क्यों पढ़ना है, तो अब पढ़ते हैं अपन इसको। जब अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म निकल कर आता है अपने पास वो आता है डाइपोल मोमेंट। यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास चार्ज का, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, Q ले लो, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर अपन जानबूझ के ये डिस्टेंस को 2L लिख रहे हैं, मैं x भी लिख दूंगा, मैं a लिख दूंगा आगे जाके। आप तो बस इतना याद रखना कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये 2L क्यों ले रहे हैं ये इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर यहां पर देखें, सो डाइपोल मोमेंट अपने पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपने पास निकल कर क्या आएगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो यहां पर कितनी है? 2L है, सो Q इंटू 2L। और यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, तो भैया ये बन गया आपका वेक्टर। और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम
क्यू चार्ज टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, और यहां से इसकी यूनिट भी निकल के आ जाएगी कूलम इंटू मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ATL। हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब अपन बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। आपसे कहा गया फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और आपके सामने ये दिया हुआ था। कुछ मत करो, टेंशन मत लो, ये माइनस क्यू है, ये 2Q है, ये माइनस क्यू है। यहां पर अपने पास क्या मैं इस 2Q चार्ज को ऐसे ब्रेक करके लिख दूं, यहां पर 2Q चार्जेस लिख दूं? यस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, तो आप गौर से देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये वाला एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा P1, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये आ जाएगा दूसरा डाइपोल मोमेंट P2, और ये 60 डिग्री दिया था तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये एंगल भी अपने पास हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब कि दो वेक्टर डाइपोल मोमेंट कितने डिग्री पर हैं? 120 डिग्री पर हैं, और चार्ज कितना है Q, और डिस्टेंस कितनी है A। तो भैया P1 की वैल्यू आपके पास आ गई Q इंटू A, P2 की वैल्यू भी आ गई आपके पास Q इंटू A, Q इंटू डिस्टेंस, Q इंटू डिस्टेंस। एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहां पर रख दो, रिजल्टेंट वेक्टर का ऐसे निकालते हो ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 120 डिग्री। P1 P2 दोनों इक्वल हैं, कितने हैं ये? Q इंटू A है। जरूरी नहीं है 2L डिस्टेंस लिखी जाए, 2A लिखी जाए, A डिस्टेंस है तो A लिखो। अब यहां पर अपने पास ये हो गया P² + P² + 2P² cos 120 डिग्री। अगर किसी को दिक्कत है 90 से ऊपर वाले में, तो ध्यान रखो साइन के अलावा 90 से 180 तक cos और tan दोनों नेगेटिव होते हैं। और अगर आपको 90 से ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, स्पेशली फॉर माय बायो स्टूडेंट्स, यहां पर cos 120 की वैल्यू निकालनी है तो 180 से माइनस कर दो, क्या बचा? cos 60। cos 60 याद है 1/2, मगर क्योंकि ये 90 से बड़ा है इसलिए साइन लगा दो माइनस, तो -1/2। 2 से 2 कैंसिल, P² + P², ये हो जाएगा माइनस का P², क्योंकि 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा P²। P² का रूट के बाहर आ जाएगा P, आंसर हो गया Q इंटू A। दैट्स इट, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और ले लें इस टाइप का। अपन से कहा गया नेट डाइपोल मोमेंट निकाल कर लाइए। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, फिर से यहां -2Q लिखा हुआ है, और ये एंगल अपन को अब दे रखा है 60 डिग्री। पूरी कहानी वही है। अगर आप यहां पर देखो तो ये -2Q को आप ब्रेक कर सकते हो -Q में, फिर -Q से +Q की तरफ एक डाइपोल मोमेंट आ गया P1 विच इज Q इंटू A। एक और डाइपोल मोमेंट आ गया -Q से +Q की तरफ P2 विच इज ऑल्सो Q इंटू A, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और डिस्टेंस है A, और इनके बीच का जो अपने पास एंगल है वो एंगल है 60 डिग्री। कहानी खत्म हो गई दोस्तों। P1 P2 दोनों इक्वल हैं, और QA जो है वो मैग्नीट्यूड है, और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। लो भाई, P नेट तुम्हारे पास निकल के आ गया √P1² + P2² + 2P1 P2 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, और P1 और P2 दोनों इक्वल हैं, सो ये आ गया P² + P² + 2P² 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3P², और P हो गया बाहर, P की वैल्यू रख दी मैंने QA, आंसर है √3QA। सो ये हो गया अपन को क्लियर। और अगर क्लियर है तो अब अपन बढ़ जाते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की तरफ। किसके कारण? डाइपोल के कारण। जब हम डाइपोल की बातें करते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो चीजें आती हैं। एक होता है अपने पास -Q से +Q, ये है अपने पास एक्सिस डाइपोल का, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, और एक होता है अपने पास ऐसा जो बीच में से परपेंडिकुलर होता है, इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल। क्यों बोलते हैं इसको इक्विटोरियल? क्योंकि इस चार्ज से यहां से डिस्टेंस निकालो या यहां से निकालो किसी पॉइंट की, दोनों साइड से जो डिस्टेंस आएगी वो इक्वल आएगी, इसीलिए इसको बोलने लग गए हम इक्विटोरियल एक्सिस, या फिर इसको बोला जाता है साइड ऑन, और इसको बोला जाता है एंड ऑन। एक्सियल की जगह पर अगर आपसे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर वर्ड यूज किया जाएगा तो वो यूज किया जाएगा एंड ऑन पोजीशन। और अगर आपसे कहा जाए कि ये पोजीशन है तो ये इक्विटोरियल कहोगे आप, यहां पर कहीं फील्ड आपने निकाली तो, या फिर आप इसको कहोगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। सो अपने पास दो पोजीशंस थी, तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं एक्सियल पोजीशन की तरफ। तो ये आ गई अपने सामने एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन में अपन से कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मगर बिना बाबा जी की बूटी के आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। तो चलिए बढ़ जाते हैं बाबा जी की बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है।
बूटी सेक्शन क्या कह रहा है अपन से? बूटी सेक्शन सिर्फ 2 पॉइंट बोल रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लास्ट वीडियो में बताया था क्या होती है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। Q क्या है? चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस उस पॉइंट की उस चार्ज से। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहा था अपन से। और दूसरी चीज, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है दो फील्ड का और यहां पर अपने पास जो फील्ड बनेंगी वो अपोजिट बनेंगी, तो रिजल्टेंट आएगा E1 - E2 का मैग्नीट्यूड। वेक्टर है इसीलिए ध्यान से अंडर रूट वाला फॉर्मूला ही लगता है, मगर अपोजिट आएंगी इसीलिए यहां पर माइनस करके डायरेक्ट लिखना है। तो ये दोनों स्टेप बूटी की ध्यान रखो, ये डेरिवेशन बच्चों जैसा है तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये आ गया तुम्हारे सामने बेहतरीन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये Q ये -Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले रखी है 2L। लड़ाई हुई डाइपोल्स के बीच में कि भैया डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे उस पॉइंट की, वो कहता है +Q बोलता है मेरे से, -Q बोलता है मेरे से। लड़ाई को खत्म करने के लिए अपन ने कहा एक काम करेंगे, जब भी डाइपोल से डिस्टेंस निकाली जाएगी तो वो बिल्कुल बीच में से निकाली जाएगी, और बीच में से निकाली जाएगी इसीलिए हमने इस डिस्टेंस को ले लिया 2L। कारण यह है कि अगर बीच में से ले रहे हैं और अगर इसको L लेते तो ये L/2 आता, और L/2 तो यार गड़बड़ करता, फिर वो एलसीएम लो, दिक्कत आती। इसीलिए हमने अपनी आसानी के लिए पहले ही 2L ले लिया, ताकि आधा करेंगे तो L मिलेगा, कुछ रेशो में नहीं मिलेगा। ठीक, सो ये 2L के पीछे का लॉजिक था। अब ये पॉइंट है X, जिस पर मुझे निकालनी थी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई, बिल्कुल हो गई। अगर एक्सियल पोजीशन हो गई यहां पर, तो ये बताओ, ये +Q चार्ज के कारण जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। ये +Q इसको रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या होगी? तो ये पूरी डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो गई? R - L, यानी कि Q से जो डिस्टेंस है वो है R - L। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर। अब आपको कहा जाएगा कि आप निकाल कर दो -Q के कारण, तो -Q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, -Q इस पॉजिटिव को जब डायरेक्शन निकालना होगी तो यहां पॉजिटिव रखोगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन आएगी अपने पास E2, और E2 जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ये E1 था, ये E2 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर आप यहां पर देखो तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है? पूरी की पूरी ये डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस है R, और ये है L, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस R + L। ये आ गया अपने पास E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q/R + L का होल स्क्वायर। दोनों आ गई, दोनों अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा? E1 - E2। खत्म हो गया डेरिवेशन। यही दो बूटी तो दी थी यार, एक सिंपल सी स्टेप, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों अपोजिट हैं, दोनों को माइनस कर डालो। आंसर क्या निकल के आया? E1 की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q/R - L का स्क्वायर, E2 की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q/R + L का होल स्क्वायर। Q/4πε0 दोनों में से कॉमन, ये देखो कॉमन क्या बचेगा? 1/R - L का स्क्वायर अपॉन 1/R + L का स्क्वायर। एलसीएम ले ले, ये चीज जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। ये चीज जाएगी इधर, तो ये हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर। A - B × A + B, जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। फिर से देख लो, ये चीज तो कॉमन चली गई, खत्म। 1/R - L का स्क्वायर, 1/R + L का स्क्वायर, ये चीज चली गई इधर, तो ये इधर, ये इधर। अब नीचे दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, R - L × R + L, R² - L², और दोनों का क्या है? स्क्वायर। अब देखो A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, माइनस A - B का होल स्क्वायर, A² + B² - 2AB, मगर माइनस के कारण ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। R² से R² कैंसिल, L² से L² कैंसिल, 2RL + 2RL 4RL, Q/4πε0 R² - L² का होल स्क्वायर इंटू 4RL। अब यहां पर ये जो 4RL था इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको लिख दिया मैंने 2R × 2L। तो ये Q जब अंदर जाएगा, ये देखो गौर से, ये Q जब अंदर जाएगा तो ये 4 को ब्रेक कर दिया 2R × 2L, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये Q × 2L क्या बन जाएगा?
Q इंटू 2L इंटू 2R। Q इंटू 2L क्या बन जाता है दोस्तों? Q इंटू 2L अपने पास हो जाता है P, तो डायपोल मोमेंट हो गया P, और जैसे ही यहां रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2R इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। होगी कहानी खत्म। जैसे ही ये आपके पास दिखेगा ये आपका आंसर है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। मगर अगर शॉर्ट डाइपोल की कोई आपसे बात करे तो वो बोलेगा R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। अगर R L से बहुत ज्यादा है तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अंबानी जी से 1 रुपए ले लिए, क्या लिया तुमने? अडानी जी आ गए अब तो, उनसे भी ले लिया तो क्या लिया तुमने? तो ये अगर बहुत बड़ा है उसमें से कुछ L को माइनस करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी नियरली R स्क्वायर के बराबर ही आएगा। और अगर आएगा तो यहां पर ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, तो हो गया R की पावर 4, एक R हो गया कैंसिल, 1/4πε0 2p/r³। आपका फॉर्मूला निकल के आ गया एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बढ़ेंगे अपन किसकी तरफ? इक्वेटोरियल की तरफ। जब हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं दोस्तों तो इक्वेटोरियल के लिए भी बूटी क्या कह रही है? बूटी ये कह रही है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q/r²। और इसके बाद हम यहां पर E1 और E2 क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है, प्लस माइनस वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, रिजॉल्व करेंगे, सब सिखा देंगे बाबा जी। दूसरा तरीका भी होता है, मास्टर ने बताया होगा क्लास में, बट अपन उस तरीके से नहीं जाएंगे, आसान तरीके से जाएंगे। अब सबसे पहले इक्वेटोरियल, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इनके बीच में ये अपने पास हो गया वो डिस्टेंस R। ठीक, अगर ये R डिस्टेंस हो गया, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस साइड भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इस साइड भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम अगर याद नहीं आ रहा तो ये वाला देख लो, ये परपेंडिकुलर R, ये बेस L, तो ये हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास आ गया √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ओके। क्योंकि इक्विडिस्टेंट हैं तो भैया ये देखो, ये प्लस क्यू, यहां पर जो एक्स पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो यहां क्या रख दोगे तुम? इस एक्स पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो भैया यहां पर प्लस क्यू, इस पे तुम रखोगे क्या? एक पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे, ये प्लस इस प्लस को इस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, तो ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और इस डायरेक्शन में निकल के आएगी। और जैसे ही इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 1/4πε0 चार्ज क्यू, डिस्टेंस कितनी है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पर देखो आप E2 की वैल्यू, तो E2 क्या है? ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस यहां के प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो इस लाइन के अलोंग जब ये अट्रैक्ट करेगा तो E2 की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है? चार्ज है Q, डिस्टेंस है आज भी वही √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या E1 और E2 इक्वल हैं? जी हां, E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल इन दिस केस। अब जो है, अब काम की बात है, यहां पर बाबा जी की स्पेशलिटी निकल के आती है। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? क्यों है? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे दोनों से, जब इक्वल पे रहेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब यार ये जो एंगल निकल कर आएगा, ये एंगल भी सेम आएगा, थीटा बिल्कुल आएगा। ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थीटा, तो भैया ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अब मैंने रोक के रखा था जानबूझकर यहां पर, ताकि मैं तुमको सामने करके दिखाऊं और वो डाउट ना बने तुम्हारे दिमाग में। ये अगर E है तो ये क्या थीटा वाली साइड है, और ये मैंने सिखाया है कि थीटा वाली साइड पर कॉस आता है जब रिजॉल्व करते हैं तो अगर ये E1 है, आपने इधर रिजॉल्व किया तो ये आ गया E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? E1 sin थीटा। अब यहां पर देखो E2 को जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर ही आएगा E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्योंकि इधर इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो इधर आएगा cos, इधर आएगा इसके परपेंडिकुलर E2 sin थीटा। मैं यहां लिख देता हूं E2 sin थीटा, ये है। सो जैसे ही आपके पास E1 और E2 इक्वल हैं, ये दिख गया यहां पर, तो क्या आप ये कह सकते हो कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कैंसिल आउट कर देगा? ये
तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। यही लिखना था अपन को कि जो E1 है वो E2 के बराबर है, और E1 E2 को रिजॉल्व कर सकते हैं साइन और कॉस दो कंपोनेंट में। E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल हैं, तो कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2E cos थीटा। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है cos थीटा की वैल्यू क्या है, तो देखो भाई ये है cos थीटा की वैल्यू। इसी ट्राइंगल में फिर से देखो, बेस है L, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आपके पास cos थीटा क्या आ गया, बेस L अपॉन हाइपोटेन्यूज। रख दें यहां पर वैल्यू, रख दी अपन ने वैल्यू, क्या आ गया आंसर, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये E की वैल्यू है, ये 2 है और ये cos थीटा की वैल्यू है। अब जल्दी से बताओ Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L होता है अपने पास P, तो ये हो गया P। अब ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, और ये कितना है 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर शॉर्ट डाइपोल है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिखा जा सकता है आर स्क्वायर, यहां लिख दो, तो ये देखो आर स्क्वायर की पावर हो गया 3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब एक छोटे से केस को और तुम्हें बता देता हूं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखा जाए तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में ये आपके पास एक्सियल पोजीशन हो गई, ये आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। अगर ऐसा है तो इस केस में ये ध्यान देखो कि अगर आप यहां पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो वो आएगा K2P/r³, और अगर आप K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या आएगा KP/r³ E2। तो अगर मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो ले लूं तो ये मेरे पास आएगा 2, मतलब कि जब डिस्टेंस सेम हो तो एक्सियल में जो फील्ड होती है वो इक्वेटोरियल का डबल होती है। यहां पर 5 न्यूटन पर कूलम है तो यहां 10 हो जाएगा, यहां 10 है तो यहां 20 हो जाएगा, यहां पर 20 है तो वहां 10 हो जाएगा, वहां आधा हो जाता है। यह भी ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना कि चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे एक्सियल हो, अगर E वर्सेस R का ग्राफ आपसे पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब के दोनों केस में। तो ये ध्यान रखना। एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जा सकता है जो मैं डायग्राम से ही बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप देखो तो आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहां पर, वो आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है, और अगर आप देखो डाइपोल मोमेंट है -q से +q इधर, तो इन केस ऑफ इक्वेटोरियल द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इज अपोजिट, और एक्सियल में ये सेम होती है। तो भैया सीधी बात, नो बकवास, बाबा जी ने इतने कम टाइम में ये दोनों चीजें आपको पढ़ा दी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चंस भी करा दिए, और अब हमको आगे पढ़ना है। मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, और अगर टीम फिजिक्स बाबा ज्वाइन नहीं करी है तो डाउनलोड दी फिजिक्स बाबा ऐप नाउ। और मिलते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो। तो इस वीडियो में अपन खत्म करने वाले हैं डाइपोल से रिलेटेड सारे डेरिवेशंस, चाहे टॉर्क का हो, चाहे वर्क का हो, चाहे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन सबको पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जहां पर E की वैल्यू पूरे टाइम कांस्टेंट बनी रहती है। कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस से दिखाते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस भी कांस्टेंट बनी रहती है। ये है मेरे पास एक डाइपोल, और ये +q, ये -q। ऑब्वियसली अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में +q पर फोर्स कितना लगेगा, और इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें याद कराया था F = QE। अगर तुमने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देखो। यहां पर मेरे पास जो फोर्स लग रहा है +q चार्ज पर, QE इस डायरेक्शन में, -q पर लोग गलती करते हैं -QE लिखते हैं, -QE मत लिखो दोस्तों। माइनस के कारण ही तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी लग रहा है QE। और ये मान लेते हैं किसी एंगल
यहां पर ये अपने पास किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब अगर आपसे मैं कहूं कि यहां पर आपको टॉर्क निकालना है तो यार चलो लेके चलता हूं तुम्हें पहले बूटी सेक्शन में। तो देखो यार बूटी सेक्शन क्या कह रहा है, बाबा जी हमेशा आपको 2 स्टेप बताते हैं और डेरिवेशन खत्म हो जाता है। यहां पर भी वही है, सबसे पहले टॉर्क अपने पुराने 11th वाले पाप रोटेशनल मोशन के किसी भी चीज को घुमाने के लिए चाहिए पड़ता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों फोर्सेस के बीच की जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट घूम रही है। सो यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर, आलसी लोग मतलब छोटा छोटा लिख देते हैं। और फिर अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए एक ट्राइंगल ढूंढना होगा। तो जैसा बोला था वैसे ये लो ट्राइंगल। अब अगर आपके पास ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों फोर्सेस के बीच की। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एंगल थीटा है और ये 2l है तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए थी और ये पता हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अपने पास क्या आ जाएगा इस ट्राइंगल में, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और हमें चाहिए था BC, तो वो हो जाएगा AB इंटू साइन थीटा, और AB जो है वो डाइपोल की लेंथ है 2l, सो BC इज इक्वल टू 2l साइन थीटा अपने पास आ गया। कहानी खत्म हो गई, उठाओ और इस फॉर्मूले में रख दो। फोर्स की वैल्यू रख दी अपन ने QE और BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू रख दी 2l साइन थीटा। क्या आया देखो, यहां पर अपन के पास फोर्स की वैल्यू क्या थी, QE, डिस्टेंस थी 2l साइन थीटा, Q इंटू 2l और E को अलग कर दिया साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डाइपोल के केस में डाइपोल मोमेंट, जी हां P, सो ये हो गया PE साइन थीटा। और यहां पर आ जाएगा अपने पास, अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में देखें क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये आ जाएगा P क्रॉस E। अब आप में से कई लोग कहेंगे E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा, क्योंकि E क्रॉस P की डायरेक्शन टॉर्क से जो डायरेक्शन है उससे मैच नहीं करती है, इसीलिए P क्रॉस E ही लिखेंगे। और इसको याद करने का एक तरीका दे देता हूं यार मैं, तो देखो क्या है, वो डायरेक्शन पर जाएंगे फिर डिटेल में जाएंगे, लंबा वीडियो बनाएंगे, उससे अच्छा तुम्हें एक तरीका बता देता हूं। हीरो की जो एंट्री होती है वो थोड़ी सी बाद में होती है, बिगनिंग होगी, बिगनिंग के कुछ सेकंड्स के बाद अपने पास एंट्री होगी, कुछ मिनट्स के बाद हीरो की। वैसे ही हीरो बाद में आएगा। यहां पर घूम किसकी वजह से रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसीलिए E पीछे आएगा अपने पास। तो यहां पर ऐसे याद रखना PE, ओके, P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। अब यहां पर कुछ केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। भैया कितना है नेट फोर्स, तो ये देखो यहां पर आगे की तरफ लग रहा है QE, पीछे की तरफ भी लग रहा है QE, QE आगे QE पीछे, नेट फोर्स कितना, 0। सो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद अपने पास केस अगला, अगर थीटा की वैल्यू 0 का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की, वो -q से +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क भी हो जाएगा 0, टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, मतलब इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने जरा सा भी इसको घुमा दिया तो ये वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये +q -q, और ये वापस घूमकर ऐसी स्टेट में आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपसे कहता हूं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दो, मतलब कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, -q से +q, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो टॉर्क आ जाएगा PE, क्योंकि साइन 90 होता है 1, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि 180 डिग्री है, मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट है, -q से +q, इधर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। उस केस में टॉर्क हो जाएगा फिर से 0, फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, फिर से इक्विलिब्रियम। मगर ये जो इक्विलिब्रियम है ना दोस्तों, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी घुमाया तो ये पूरा घूम जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, ये आपके पास +q हो जाएगा, ये -q, तो ये -q, ये +q। अब आपने इसको जरा सा घुमाया था, अब ये +q पर फोर्स लगेगा इधर, -q पर लगेगा इधर, तो हल्का सा घुमाया, पूरा घूम के 0 डिग्री बन के बैठ जाएगा वो। तो इसका मतलब ये है कि यार जब तक 180 डिग्री पर है तब तक तो वो ठीक है, मगर हल्का सा भी घूमा तो पूरा घूम जाएगा। इसको ऐसे भी समझो, अपन ने देखा है वो पंचिंग वाले बैग, अपन ने उसको मारा, वो ऐसा हुआ, छोड़ो वापस आ जाता है, स्टेबल।
आपने घुमाया वापस आ गया। मगर अगर आपके पास एक ग्लास है, आपने उसको हल्का सा पुश किया, वो वैसी का वैसा उल्टा चला जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि वो जब रुका हुआ था, सीधा था, तब तो स्टेबल था, हल्का सा टिल्ट हुआ, आपने टिल्ट किया और वो पूरा ही चला गया, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कहानी हो गई खत्म। नेट फोर्स होता है 0। बहुत बार आपके बोर्ड्स में पूछा गया और ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसको याद रखने के लिए एक बूटी दे देता हूं और वो ये कहती है आपसे कि क्वाड्रेंट बना लो 0, 90, 180, 270। ठीक, बना लिया बाबा जी। अब थीटा 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री, यहां पर भी टॉर्क क्या आएगा, यहां पर भी टॉर्क 0, यहां पर भी टॉर्क 0, मगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और इसके जस्ट अपोजिट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर टॉर्क मैक्सिमम है PE 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर भी टॉर्क मैक्सिमम होगा बट होगा माइनस PE। मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम ही है ये, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो PE ही आएगा। सो 0, 0, PE माइनस P, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां तो इक्विलिब्रियम की बात ही मत करो क्योंकि टॉर्क 0 है ही नहीं। कहानी खत्म हो गई टॉर्क की। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं वर्क डन की। जब आप बात करोगे वर्क डन की, मतलब आप घुमाने की बात कर रहे हो यार। आपके पास एक डाइपोल है ऐसा मान लो, अब आपने इस डाइपोल को घुमाकर कुछ ऐसा कर दिया, यानी कि आपने इसको घुमा दिया। थीटा 1 डिग्री पर पहले था, बाद में थीटा 2 डिग्री पर कर दिया। मुझसे कहा गया वर्क डन निकालो, तो यार तुमको ना पुरानी चीजों के साथ जोड़ता हूं, दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वर्क डन का आंख बंद करके फॉर्मूला अपन सोचे तो वो आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मगर जब रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पर अपन लोगों को घूमने के लिए फोर्स नहीं, घूमने के लिए टॉर्क चाहिए। क्योंकि अगर ये पेन है और इस पेन को मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं तो ये घूमेगा नहीं, मगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो घूमेगा, क्योंकि जब मैं परपेंडिकुलर लगाता हूं तो टॉर्क बनता है, तो इसीलिए टॉर्क चाहिए। तो अपन जब रोटेशन की बात करेंगे तो फोर्स को रिप्लेस कर देगा टॉर्क, और जब आप रोटेशन की बात करते हो तो आप एंगल स्वैप करते हो। यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है मगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब रोटेशन की बात की जाएगी, ध्यान से। और अगर आपने बहुत पिद्दू सा घुमाया, क्योंकि देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास यहां पर PE sin थीटा, थीटा बदलने पर टॉर्क बदलेगा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करें, बहुत थोड़ा सा घुमाया डी थीटा, तो वर्क डन भी बहुत थोड़ा सा होगा। अगर बहुत थोड़ा सा घुमाया डी थीटा तो वर्क डन भी हो गया बहुत थोड़ा सा DW। तो अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं, और कैसे आया और मैं कैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को यहां पर लेकर आया, ये मैंने तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अगर ये क्लियर हो गया तुमको, है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, हाँ हो गया होगा बिल्कुल। अब जब ऐसा मजा आ रहा है तो लाइव क्लास में कितना मजा आता होगा, नहीं? आओ लाइव क्लास में मजा करें अपन। यहां पर अब देखो वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो आपने इसको बहुत थोड़े से एंगल डी थीटा से घुमाया, तो वर्क डन अभी बता दिया, ये फॉर्मूला टॉर्क इनटू डी थीटा। अब कुछ मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अब टॉर्क की वैल्यू रखनी है। टॉर्क की वैल्यू क्या है? टॉर्क की वैल्यू है PE sin थीटा। रख दो यहां पर टॉर्क की वैल्यू, आपके पास DW हो जाएगा PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करोगे, वर्क डन चाहिए ना, PE sin थीटा डी थीटा, क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। इन 0 to W लिमिट थीटा की आएगी थीटा 1 to थीटा 2, PE कांस्टेंट है बाहर कर दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बायो वालों माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to W इसमें आएगी, ये थीटा 1 to थीटा 2। अपर लिमिट माइनस को देखो भैया, माइनस से बहुत डर लगता है, गलती करवाता है ये, तो अपर लिमिट W माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस को कर दिया बाहर, अपर लिमिट थीटा 2, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब कई लोगों को लग रहा होगा कॉस की जगह पर क्यों नहीं रखा आपने, थीटा 2 माइनस थीटा 1 करते। भाई अपन उसको रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, थीटा के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो थीटा की जगह पर अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, और ये माइनस जैसे ही अंदर आएगा तो इसको कर देगा प्लस।
और इसको कर देगा माइनस, सो वर्क डन आ जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो योर वर्क डन इज ऑल्सो डन, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा अगर इनिशियली आपसे कह दिया ऑप्शंस में, एमसीक्यूज में, इनिशियली डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री इनिशियली, सो थीटा 1 इज 0। अब घुमाते रहो जितना घुमाना है, सो आपके पास आएगा थीटा 1 टू थीटा 2, 0 डिग्री टू थीटा, थीटा 1 की जगह पे रख दो 0, थीटा 2 की जगह पर रख दो थीटा, कॉस 0 1 थीटा 2, तो यही रहेगा आंसर आएगा पी 1 माइनस कॉस थीटा। बिना बूटी दिए बाबा जी मानते नहीं है, एमसीक्यूज के लिए तुम्हें दे रहा हूं एक बाबा जी की तरफ से बूटी। सो ये बूटी क्या कह रही है अपन से यार, ये कह रही है अपन से कि अगर आपने 0 से 90 डिग्री घुमाया तो वर्क डन होगा पीई, 90 डिग्री से 180 घुमाया तो वर्क डन होगा पी, 180 डिग्री पर पहले थे और 270 घुमा दिया तो वर्क डन होगा माइनस पी, और अगर 270 से 360 घुमाया तो भी वर्क डन होगा आपके पास पी। यानी अल्टीमेटली आपके पास आप जब भी 90 डिग्री से घुमा रहे हो वर्क डन कर रहे हो पी। अगर मैं आपसे बोलता हूं 0 डिग्री पर था और 180 डिग्री से घुमा दिया, कितना वर्क किया, पी प्लस पी 2p। अगर आपसे मैं कहूं 90 डिग्री पर थे 270 पर कर दिया, कितना वर्क किया, p माइनस p, आंसर 0। अगर आप 0 डिग्री पर थे 270 घुमा दिया, कितना वर्क किया, p प्लस p माइनस p, यानी कि pe ओनली। हो गया काम खत्म। काम का है ये चार्ट, बहुत काम का है, काम आएगा। अब आते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। मैं नहीं करा रहा ये डेरिवेशन, मेरे को नहीं कराना, क्योंकि भैया करा लिया है, सिर्फ लिमिट बदलनी है मुझे। अब देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो जो वर्क करते हैं वो वर्क उसके अंदर स्टोर होता है, उसको ही तो अपन बोलते हैं क्या, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो रुका हुआ है तो। अब यहां पर सेम डेरिवेशन करना है मुझे, वर्क डन इन रोटेटिंग बाय एन एंगल थीटा, अपन ने बोला dw इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, टॉर्क की वैल्यू रख दी पी साइन थीटा, पी साइन थीटा रखा। अब आएगी कहानी, यहां पर है ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या बोलता है कि इनिशियली कितने एंगल पर रखें, क्योंकि जब आप इसको छोड़ोगे तो ये तो भाग रहा है, इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी है, रेफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि ये हाइट h पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे बाबा जी mgh। तो भैया mgh कैसे बताया, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा था उसको आपने बोला 0 से h हाइट पर आए तो mgh है ना। वैसे ही अपन को एक रेफरेंस बनाना पड़ता है। क्या मैं 0 पे खड़ा हूं, इस समय 4th फ्लोर पर हूं, अगर 4th फ्लोर पर हूं और मैंने इसको 0 बोल दिया, मतलब कि मैं इसको रेफरेंस बना रहा हूं, तो हमें यहां पर बनाना पड़ता है एक रेफरेंस। तो रेफरेंस कहां पर बनाए, कहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, उस पॉइंट को बनाना पड़ेगा रेफरेंस। अब ये बताओ, जब तुमने ये देखा था यहां पर तो टॉर्क मैक्सिमम था जब एंगल 90 डिग्री था, टॉर्क क्या करेगा, घुमाएगा ना उसको। भाई टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा यहां पे 90 डिग्री की पोजीशन पर। अगर अपना डाइपोल यहां पर ऐसा है, यहां पर डाइपोल की पोजीशन ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन ऐसी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इस पर जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है, ये रुकने वाला नहीं है, ये तो भाग रहा होगा। तो भैया यहां पर जब सबसे ज्यादा टॉर्क है तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास सबसे ज्यादा, यानी पोटेंशियल को अपन रेफरेंस के तौर पर यहां 0 मान सकते हैं। इसीलिए जब आप लोग इस डेरिवेशन को करते हो तो हमारी किताबों में मेंशन नहीं होता कि ये इनिशियली आपने 90 डिग्री क्यों लिया। पहले अपन वर्क डन में इसको बोल रहे थे थीटा 1 से थीटा 2, अब मैं थीटा 1 की जगह पर 90 डिग्री लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं 90 डिग्री, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक रेफरेंस बनाना था और मैंने रेफरेंस 90 डिग्री को बनाया। 90 डिग्री को क्यों रेफरेंस बनाया, क्योंकि इस समय टॉर्क मैक्सिमम था, टॉर्क मैक्सिमम था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। इसीलिए जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू u, और ये अपने पास इनिशियल लिमिट होगी 90 टू थीटा। जो भी अब वर्क हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सो ये अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, सेम डेरिवेशन है, 0 टू u dw का इंटीग्रेशन w, pe sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस को कर दिया बाहर, अपर लिमिट यहां पर रखी u माइनस लोअर लिमिट 0, सो u माइनस बाहर, अपर लिमिट थीटा कॉस थीटा
माइनस लोअर लिमिट cos 90 होता है 0, आंसर आ गया माइनस का पीई cos थीटा। दोस्तों वही डेरिवेशन था, लोग इसको कहीं और कराएंगे, मैंने यही कराया क्योंकि मैंने टॉर्क किया, टॉर्क से लगे लगे मैंने वर्क डन निकाल दिया, वर्क डन में सिर्फ लिमिट बदली मैंने और मैंने निकाल कर दे दिया आपको पोटेंशियल एनर्जी। हो गई कहानी खत्म। मगर बूटी दिए बिना बाबा जी जाएंगे नहीं, तो चलो इसमें भी बूटी ले लेते हैं। और ये अपन से ये कहता है कि जब थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम में पूछा गया है ऑप्शंस में, ध्यान से, माइनस का पीई cos 0 1 होता है। जब थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहां 0, तो यहां भी इसके जस्ट अपोजिट 0 डिग्री पर माइनस पी, तो 180 डिग्री पर प्लस पी। ये हो गया मैक्सिमम। सो ये आपके पास बन गया पोटेंशियल एनर्जी का भी चार्ट। और अब आपके दिमाग में वर्क डन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी तीनों बैठ गए हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। इसी तरह से पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मजे करते रहो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस की। इस वीडियो में आपको एक बूटी दूंगा, सिर्फ 2 लाइनें बताऊंगा और सारे के सारे डेरिवेशंस उसी से खत्म होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉस को पढ़ने के लिए जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो है गॉसियन सरफेस। जब हमको गॉसियन सरफेस की जरूरत है तो ये गॉसियन सरफेस होती क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू के 5 मिनट में समझाऊंगा, उसके बाद धड़ाधड़ डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे, तो टाइम लगेगा शुरू के 5 मिनट सिर्फ। अब सुनो, आपसे क्या कहा गया, सबसे पहले जिस पॉइंट से, सपोज करो ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां से अपन एक सरफेस को पास करेंगे। अब वो सरफेस कहलाएगी गॉसियन सरफेस। मगर हर किसी को तो पास कर नहीं सकते कि भैया ऐसी उल्टी सीधी कोई सी भी लाइन बना दी और बोल दिया ये गॉसियन सरफेस है। नहीं, गॉसियन सरफेस की होती है एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, गॉसियन सरफेस कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट P पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ऐसी सरफेस बनाओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो वो हमेशा परपेंडिकुलर हो उस सरफेस से। और हम सबको पता है कि पॉइंट चार्ज से जब लाइंस निकलती हैं तो इस तरह से हर डायरेक्शन में निकलती हैं और एक स्फीयर ही होगा जो इसके लिए परपेंडिकुलर बनेगा। सो अल्टीमेटली इसकी गॉसियन सरफेस अपने पास बनी स्फीयर। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये मेरे पास एक शीट चार्ज है, यहां पर ये शीट चार्ज के केस में मैंने कहा कि लाइंस जो निकल रही हैं वो इस तरह से इस डायरेक्शन में भी निकलेंगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेंगी। अब लाइंस अगर दोनों डायरेक्शन में निकल रही हैं तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मैंने यहां पर भी मान ली, यहां पर भी मान ली। आप सर्कल मानो, आप उसको स्क्वायर मान लो, अपनी बुक्स में एनसीईआरटी में सर्कल बना हुआ है। जब सर्कल बना हुआ है इसीलिए अपन ने भी सर्कल बना दिया, मगर सरफेस को तो क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्लोज करना पड़ेगा तो इन दोनों क्लोज सरफेसेस को जोड़ दिया अपन ने तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। इसीलिए जो हमारे पास एक सरफेस होती है शीट चार्ज, उसके लिए गॉसियन सरफेस बन जाती है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। इसके बाद अगर अपन लोग लाइन चार्ज की बात करें तो यार यहां से ना लाइट्स चारों तरफ निकलती हैं। मैं हमेशा कहता हूं ये मेरे पास एक ट्यूबलाइट, ये एक लाइन सोर्स है। अगर लाइन सोर्स है तो इससे रेज इधर 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 सब डायरेक्शन में निकल रही हैं। अब अगर ये सारी डायरेक्शन में लाइंस निकल रही हैं तो मुझे तो एक ऐसा सरफेस बनाना पड़ेगा जो इससे परपेंडिकुलर हो, तो ऐसा बनेगा वो सरफेस। और जब वो ऐसा सरफेस बनेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब पूरे को देखेंगे एक साथ तो वो बन जाएगा सिलेंडर। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, और वो समझ में ये आया कि जो गॉसियन सरफेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों पॉइंट का अपना अपना मतलब है। मतलब कि अगर आप यहां से देखो हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है r वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू kq/r²। अगर r कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। हर पॉइंट पे सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा दोस्तों। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो चीजें, तो E कांस्टेंट करने का है अपन को हर पॉइंट पर, और साथ में यहां पर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बनना चाहिए, मतलब कि सरफेस के साथ। तो यहां पर जब आप एक छोटी सी गॉसियन सरफेस लोगे तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा
और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि सरफेस से नॉर्मल होने का मतलब है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, लास्ट वीडियो में बताया ये। सो ये अपने पास क्लियर हो गया कि जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री आएगा ई और डीएस के बीच में, और यहां से क्लियर हो गया कि ई अपने पास कांस्टेंट आने वाला है। सो क्लियर हो गई ये सारी चीजें। अगर क्लियर हो गई गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी, तो अब आ जाते हैं अपन लोग बूटी सेक्शन में। पूरे डेरिवेशन सिर्फ इन जगह पर टिका हुआ है। आप चाहे लाइन चार्ज की बात करिए, आप चाहे शीट चार्ज की बात करिए, आप चाहे स्फीयर की बात करिए, पूरे डेरिवेशन सिर्फ इन 3 स्टेप पर जुड़ा हुआ है दोस्तों। और पहली है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। दूसरा है हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, ये चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस है। और अगर ये दोनों भाई अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो अगर इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहानी हो गई खत्म दोस्तों। और इसी दिन के लिए वो गॉसियन सरफेस मैंने सिखाई थी कि डीएस और ई के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, और क्योंकि ई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा बाहर। बस डीएस की वैल्यू रखते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा दोस्तों। फिर से देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, गॉस, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने पर क्या मिला अपन को, ये इक्वेशन मिली, हमेशा कॉस 0 रहेगा, ई कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मैं अब आपसे कहूं कि आपके सामने मैं सारे के सारे डेरिवेशंस कर दूंगा और सिर्फ मुझे इतना ही टाइम लगने वाला है कि डीएस की वैल्यू रखनी है। अगर मैं आपसे कहता पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनेगी, एक स्फीयर, तो इस इक्वेशन में ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में डीएस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि स्फीयर के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डेरिवेशन ओवर फॉर पॉइंट चार्ज या स्फीयर बाहर साइड। अगर मैं आपसे कहता लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज के केस में आपके पास डीएस क्या बनेगा दोस्तों, लाइन चार्ज के केस में आप सिलेंडर बना रहे थे गॉसियन सरफेस, अगर मेरे पास ये डिस्टेंस आर है और ये लेंथ मेरे पास एल है, तो इस केस में डीएस की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 पाई आर एल, क्योंकि सिलेंडर के लिए हमारे पास जो कर्व सरफेस का सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको डिवाइड में ले आएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। सरफेस के केस में मैं एक बार और आपको अभी करके ही दिखा दूंगा। सो अल्टीमेटली बूटी आपको यह कहती है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दो, ई को बाहर कर दो, कॉस 0 हमेशा ही होगा क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी लाइंस, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। कहानी खत्म। शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाबा जी ने आपको बूटी दे दी है। पहली स्टेप फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरी स्टेप फ्रॉम गॉस लॉ, दोनों को आपस में कर दीजिए इक्वेट, थीटा आपके पास हो जाएगा 0, ई हो चुका है कांस्टेंट तो बाहर। यहां तक तो करना ही है ना, ये तो बूटी में आ चुका है। बस अब अगर ये लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज के केस में इसके लिए अगर आप एक्स पॉइंट पर चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन जाएगी आपकी गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस में जो डीएस लिया है इसकी डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन दोनों मैच कर गई। थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई 0 डिग्री। ये डीएस मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। सो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, ई इंटू डीएस हो जाएगा 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल को डिवाइड में ले आएंगे, क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ कहलाता है लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर किसी को समस्या है तो देखो भाई, ये हो गया Q बाय L। सो ये खत्म हो गई अपने पास। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इलेक्ट्रिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर मैं E और R के बीच में ग्राफ बनाऊंगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये हो गई आपकी कहानी खत्म, फिनिश। वायर था, सिर्फ डीएस की वैल्यू रखिए दोस्तों। चलो लेके चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। शेल मतलब हॉलो स्फीयर, सॉलिड अपने सिलेबस में नहीं है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी यहां बाहर, तो यहां पर मैंने एक छोटा सा सरफेस मान लिया और ये गॉसियन सरफेस हो गई मेरी। अगर ये गॉसियन सरफेस है और यहां से अगर देखें अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकलेगी इस पॉइंट से, और ई अपन को परपेंडिकुलर चाहिए और कांस्टेंट चाहिए। ई और डीएस की डायरेक्शन मैच हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई अपने पास 0 डिग्री।
सो अगेन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाबा जी की बूटी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फ्रॉम गॉस, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। ई पूरे टाइम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो पुरानी बातें 9th क्लास 10th क्लास की मेंसुरेशन की कि भाई जो अपने पास ये रेडियस r है, ये डिस्टेंस है, ये गशियन सरफेस की रेडियस r है, तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर। ई इंटीग्रेशन ऑफ ds को लिख दिया 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर चार्ज जो था, ये पूरा चार्ज हमारे पास q था। सो अल्टीमेटली आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई। जैसे ही ये वैल्यू आई, सो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज नीचे आ जाएगी। और जैसे ही ये नीचे आया, ये फॉर्मूला बन गया। क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह है? बिल्कुल सही जवाब। मतलब कि अगर गॉस मुझसे कहे कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के लाओ, तो मैं स्फीयर वाला ही कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। या स्फीयर को मैं पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकता हूं जब मैं स्फीयर के बाहर हूं। तो दो चीजें एक साथ प्रूव हो गई। यहां से ये कूलम्स लॉ भी प्रूव हो जाता है दोस्तों। मतलब एक चीज से तुम तीसरी चीज भी प्रूव कर रहे हो। ओके, यहां पर अगर मैं आ जाऊं सरफेस के ऊपर, मतलब कि मैं यहां पे बात करूं, अगर सरफेस पे बात करूं तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर, दैट्स इट। और अगर मैं अंदर आ जाऊं सरफेस के, तो यहां पर मैं एक फिर से गशियन सरफेस मानूंगा। अब इस गशियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? नल बटे सन्नाडा, जीरो, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है ज्ञानी यहां पर, तो आंसर क्या आएगा? चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई जीरो। सो आपके पास सरफेस के बाहर भी है मगर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। और अगर आप देखो तो इसका ग्राफ बनवाया जाता है अपन से, तो ये हो गया मेरे पास चार्ज Q, ये सेंटर लाइन है मेरे पास। अब मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाकर दिखाओ, तो गौर से देखो, ये जीरो। अचानक से सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिली? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर के साथ कम होती जा रही है। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अचानक से सरफेस पर आ गई। और यह ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यह हो गई आपकी कहानी खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। ओके, चलिए, तो अब अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अगर शीट की अपन लोग बात करें तो यार शीट, ये मेरे पास एक शीट है। यहां पर अपन लोग एक चीज की बात करते हैं जिसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो होती है Q अपॉन सरफेस एरिया। अब ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ी है, हमें नहीं पता कितनी बड़ी है, मान लिया बहुत बड़ी है। अडानी जी के पास कितने पैसे हैं? काउंट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। हां, पता है, किसी मैगजीन में मेंशन है कि इतनी उनके पास वर्थ है, तो ये हमको पता है कि इतनी वर्थ है। काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वैसे ये बहुत बड़ी है। अगर ये बहुत बड़ी है तो अपने पास यहां पर, अगर मुझे इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मान लो यहां पर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? उस पॉइंट से पास होती हुई एक गशियन सरफेस बनाएंगे। तो अपन ने कहा बना देते हैं भाई, ये लीजिए बन गई, मगर क्लोज होना चाहिए। तो ये फील्ड लाइंस इधर भी निकल रही हैं और इधर भी निकल रही हैं। भाई ये आपकी शीट है, तो ये शीट के पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, इधर भी है, तो लाइंस इधर भी निकल रही हैं, लाइंस इधर भी निकल रही हैं। तो अपन ने कहा कि भाई परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। तो ये बन गया एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। आप इसको रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, मगर अपन ने बना लिया सिलेंडर क्योंकि अपनी बुक्स में दिया है। अब यहां पर 3 सरफेस बनती हैं, 1, 2 और ये 3। यहां पर अपने पास 3 है, एक ये वाली सरफेस, एक यहां पर ये, और एक कर्व्ड सरफेस है। तो मेरे पास जो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो बोलेगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। पहले क्या होता था? एक ही सरफेस, अब 3 है। ई डॉट डी एस 1 यहां पर, ई डॉट डी एस 2 यहां पर, ई डॉट डी एस 3 यहां पर, उन सब का इंटीग्रेशन, क्योंकि तीनों सरफेसेस को लेना पड़ेगा। मगर यहां पर एंगल क्या बन रहा है? इस केस में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। थर्ड वाले केस में जब भी 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या होती है? 0। तो यहां पर हो जाएगी फ्लक्स 0। तो बचा कौन? E डॉट DS1, E डॉट DS2। अब अगर आप गौर से यहां पर देखो तो इस केस में थीटा 0 डिग्री, इस केस में भी थीटा 0 डिग्री। तो यह आ जाएगा E बाहर दोनों से,
और ये सरफेस एरिया अपन ने मान लिया है कि ds है, ये ds है, ds इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे तो s आ जाएगा, तो ये हो गया s, ये भी हो गया s, तो आंसर आ गया es प्लस es 2es। तीन सरफेसेस थी इसलिए 3 बार करना पड़ा बूटी में, दो जगहों पर एंगल 0 डिग्री है तो es ऐड होके 2es, एक जगह 90 डिग्री था तो 0। और बाकी तो यही कहता है ना अपन से गॉस कि भैया q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दिमाग में रखो, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या मिला आपको, ये दोनों का 2s नीचे आ जाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन सरफेस एरिया को अपन ने अभी देखा था, उसको अपन ने कहा था डेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहानी हो गई खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें डिस्टेंस तो आ ही नहीं रही, तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे आप E वर्सेस R का, तो वो आएगा एक कांस्टेंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन R, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रही है। अब जो केसेस हैं वो बहुत काम आने वाले हैं, तो उनको भी देख लो। सबसे पहला पेयर ऑफ शीट चार्जेस, एक शीट चार्ज ये, एक शीट चार्ज ये। अगर अपन देखें यहां पर 3 पॉइंट मिलेंगे, आउटसाइड और इनसाइड। पहले वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, दूसरे वाले की है सिग्मा 2। भैया यहां पर अगर आपको फील्ड चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज मानो, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और दोनों के कारण जो फील्ड है डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले के कारण सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाहर यहां पर भी देखो, अगर इस पॉइंट पर आओगे तो दोनों रिपेल करेंगे, एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मगर अंदर दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, यहां पॉजिटिव रखोगे तो ये रिपेल करेगा, यहां पर देखोगे तो ये रिपेल करेगा, और अगर दोनों रिपेल कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और गलती से अगर ये स्पेशल केस दे दिया तुमको कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर हैं, तो यहां आंसर आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बाहर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो जब दोनों पर लाइक चार्ज हो तो अंदर फील्ड 0, बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मगर जब अपन अंदर आ जाएंगे और अपोजिट अपने पास फील्ड हो, मतलब कि अपोजिट चार्जेस हो, इस पर अपने पास पॉजिटिव है और इस पर अपने पास नेगेटिव है, पेयर तो है मगर एक पर पॉजिटिव है दूसरे पर नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव बाहर के पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अंदर वाला नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों अपोजिट हैं, इसीलिए पहले के कारण जो फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे के कारण सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में माइनस क्योंकि अपोजिट हैं। यहां पर भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर अगर अपन देखें पॉजिटिव को रखोगे तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्योंकि इक्वल हैं तो आंसर आएगा सिग्मा by epsilon naught. So electric field intensity in between is sigma by epsilon naught. Outside is 0. कब? जब sigma 1 और sigma 2 बराबर हों। For unlike पेयर ऑफ शीट चार्जेस जिन पर अलग अलग, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, तो उस केस में बीच में फील्ड मिलेगी, बाहर फील्ड नहीं मिलेगी। सेम चीजें होंगी कैपेसिटर के अंदर। उस वीडियो में मैं इस चीज को कोट करूंगा, दिमाग में बैठा कर रखना बिल्कुल आसानी से। 20 मिनट के अंदर मैंने तुमको 3 डेरिवेशन, बल्कि मैं अगर एग्जैक्टली बताऊं तो यहां पर अपन ने 5 डेरिवेशन कर लिए 20 मिनट के अंदर, वो भी सिर्फ 3 लाइनों की एक बूटी के कारण। तो इसीलिए डेरिवेशन टफ नहीं है और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।